डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस जिसको पाकिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या। कुछ लोगों की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ट्रंप की जानिब से ये एक कोशिश है यूएन को रिप्लेस करने की। क्या बोर्ड ऑफ पीस में ये पोटेंशियल है कि वो यूएन को रिप्लेस कर सकता है? इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की क्या थिंकिंग है, मतलब इसका आइडिया है क्या? इसको गजा बोर्ड ऑफ पीस भी कहा जा रहा है। इसका स्कोप सिर्फ गजा तक की महदूद है या डोनाल्ड ट्रंप आगे भी कुछ करना चाहते हैं? किन किन ममालिक ने इसको साइन किया है, इसको ज्वाइन किया है, किन किन ममालिक ने रिफ्यूज किया है और कौन से ममालिक अभी सोच रहे हैं पाकिस्तान की इंक्लूजन इस पीस बोर्ड में क्या एक वाइज डिसीजन है जब सारे मुस्लिम ममालिक और इजराइल इसका पार्ट हैं? क्या ये पाकिस्तान का एक बेहतर डिसीजन साबित होगा या फिर गलत डिसीजन? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस बोर्ड ऑफ पीस को समझने से पहले हमें डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उनके दिमाग में है क्या। डोनाल्ड ट्रंप की जो एक की पॉलिसी है जिस पर उनके सपोर्टर्स भी उनका साथ देते हैं कि हमें फॉरेन जंगों में नहीं पड़ना चाहिए, इंटरवेंशंस के वो खिलाफ बोलते हैं क्लियरली, और वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, हमें अमेरिका पर फोकस करना चाहिए, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को तगड़ा करना चाहिए, अमेरिका की इकॉनमी को खड़ा करना चाहिए, और अगर हमने फोकस करना भी है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर हमारा फोकस हो। वेस्टर्न हेमिस्फीयर जिसको यूएस के बहुत से प्रेसिडेंट्स ने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पार्ट समझा है, जिसमें अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, फिर साउथ अमेरिका जिसमें वेनेजुएला और ब्राज़ील वगैरह शामिल हैं, इसके अलावा ग्रीनलैंड और पैसिफिक ओशियन। ये वो इलाके हैं जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप फोकस कर रहे हैं और इसलिए वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड को भी हमने अपना पार्ट बनाना है यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो सबसे हैरान कुन अप्रोच है वो इस पॉलिसी को परसू करने के लिए अपने यूरोपियन पार्टनर्स को कुर्बान करने के लिए भी तैयार नजर आते हैं, जिसको हमने इस पॉडकास्ट में और इस वीडियो में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने लॉन्ग टर्म में चाइना और रूस पर एक बर्तरी हासिल करनी है आर्कटिक ओशियन के ऊपर, और उसके लिए ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है। और यूरोप उनकी नज़र में नकारा हो चुका है। यूरोप ने पिछले 80 सालों में यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ नहीं किया। यूरोप को हम सिर्फ खिलाते रहे हैं और अब टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम ना नेटो को उस तरह फंडिंग करेंगे या यूरोप के एम्बिशंस को, या यूरोप को ट्रेड में भी अब हम छूट नहीं देंगे। ये उनकी थिंकिंग है और उसमें वो ये कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, और उसके लिए अगर चाइना और रूस से भी बातचीत करनी पड़े तो कोई मसला नहीं, जो कि हम देख रहे हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से चाइना और रूस से इंगेज कर रहे हैं, जबकि यूरोप से उनके फड्डे चल रहे हैं। यूरोप से तो आईबॉलिंग शुरू हो गई है ग्रीनलैंड के इशू पर और ट्रूप्स पहुंच गए हैं यूरोपियंस के। और जब वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो क्लियरली वो दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि बाकी दुनिया से अब हम रिट्रीट कर रहे हैं, यानी निकल रहे हैं। और उसका क्या मतलब है? मिडल ईस्ट और यूरोप में जो उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी उसको वो कम करेंगे, और उसका आगाज़ 2020 से शुरू हो भी चुका है। इराक के इनखला को आप देख लें, अफ़गानिस्तान के इनखला को देख लें। अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग पाई जाती है कि फॉरेन वॉर्स नो मोर। हमने इस चक्कर में अपनी इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, घर नहीं है, तो आप किन मजाकों में पड़े हुए हो? तो यहाँ पर इनकी एक डायरेक्ट लड़ाई भी नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने पूरी दुनिया में हमेशा एक हेजीमनी कायम रखनी है, सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन रखना है। चाइना को साउथ चाइना सी में तंग करना है, रशिया को यूक्रेन के जरिए तंग करना है, नेटो के जरिए तंग करना है, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करनी है। डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों से एग्री नहीं करते और इस सिलसिले में वो यूनाइटेड नेशंस को भी लताड़ते हैं कि वो भी बहुत से मसाइल और बहुत सी जंगों को ख़त्म करने में नाकाम नज़र आते हैं। तो यहाँ पर वो फिर इंट्रोड्यूस करवाते हैं बोर्ड ऑफ पीस। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक अपनी अप्रोच है, एक अपना आइडिया है, अपना कॉन्सेप्ट है, जिसके ज़रिए वो कहते हैं कि अमेरिका की अगर इन्वॉल्वमेंट होगी भी तो वो मेरी मर्जी से, यानी हमारी मर्जी से। बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए यूएन जहां जंगें नहीं रुकवा सका हमने करके दिखाया है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रेडिट लेते हैं, 8 जंगों की बात करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कंबोडिया, थाईलैंड, IDF, हमास, अजरबैजान, आर्मेनिया और कुछ यूरोप में और 1-2 अफ्रीका में जंगें हैं। वो ये कहते हैं कि हमने रुकवाई हैं और वो क्रेडिट लेते हैं और वो कहते हैं ये है तरीका, ये है डिप्लोमेटिक अप्रोच और ये है हमारी अप्रोच, मेरी अप्रोच।
और उसमें वो बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं और वो कहते हैं कि गज़ा के हवाले से गज़ा पीस प्लान में जो 20 नकाती एजेंडा था वो इसका पहला जुज़्व होगा। जी हाँ, ये बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गज़ा से ही रिलेटेड नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है इसको आगे लेकर चलने का, यानी जब तक वो प्रेसिडेंट हैं, और वो चाहते हैं कि वो फोर्टिफाई कर जाए ये इनका इकदाम और यूएन के मुकाबले में खड़ा हो जाए। और उन्होंने इसका इंदिया भी दिया है कि हाँ, रिप्लेस कर सकता है। यूएन भी बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन वो बहुत कुछ करने में नाकाम रहे हैं। ऑल्दो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस है, इसको यूएन की तरफ से बैकिंग भी मिली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बोर्ड ऑफ पीस को एक अपनी प्रोडक्ट के तौर पर बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि उनको तारीफें बटोरने का शौक तो है ही, नोबेल पीस प्राइज का भी उनको शौक है। तो वो कहते हैं कि देखो, मैंने जितना अमन के लिए काम किया है उतना किसी ने नहीं भी किया। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइड लाइन्स पर ट्रंप ने 19 ममालिक के साथ ये बोर्ड ऑफ पीस पर साइन किए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहां पूरी दुनिया से पॉलिटिकल, बिजनेस और टेक लीडर्स आते हैं और इकोनॉमी और दुनिया को बेहतर बनाने पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान का डेलीगेशन भी मौजूद था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार। तो वहाँ पर हमने इनकी खुशगपियाँ भी देखी तुर्की और सऊदी फॉरेन ऑफिशियल्स के साथ। इसके अलावा शहबाज शरीफ की ट्रंप से मुलाकात देखी और उस सेरेमनी में जिसमें इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को साइन किया है, ट्रंप के राइट हैंड पर शहबाज शरीफ बैठे हुए थे और इनिशियली सिर्फ 19 ममालिक ने इस पर साइन किया है। और इंटरेस्टिंगली इसमें बहुत से अरब और मुस्लिम ममालिक शामिल हैं और वो 8 ममालिक भी हैं जिन्होंने ट्रंप के साथ गज़ा पीस प्लान फाइनल किया था 20 नकाती, जिसमें कहा था कि हमास को डीमिलिटराइज करना है, हमास से वेपन्स छीनने हैं। और इसी वजह से बहुत से मुस्लिम ममालिक में काफ़ी हलचल भी है कि ये मामला कैसे होगा। अभी भी इसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो डिफ़ाइन की जा रही हैं, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के सारे मेंबरान लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं। उन्होंने एक जनरल भी तैनात कर दिया है, इसमें कुछ इजराइल के लोग भी हैं। इसमें इनकी अपनी जो टीम है, मार्को रूबियो, इनके दामाद जेरेड कुशनर जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल से, वो भी शामिल हैं। और बाकी कुछ रियल इस्टेट के लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं जो इनका ये इरादा है कि गज़ा को खड़ा करने में अपना किरदार अदा करेंगे, वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, रिवियर ऑफ द मिडल ईस्ट बनाएंगे, यानी गज़ा को एक बेमिसाल जगह इन्होंने बना देना है। तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई ने साइन कर दिया है। इसके अलावा मोरक्को, बहरीन, अर्जेंटीन, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, बेलारूस जो कि रूस का पार्टनर है, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है। काज़ाकिस्तान, कोसोवो, वियतनाम, बुल्गारिया, पैराग्वे, उज़्बेकिस्तान और मंगोलिया। और यूनाइटेड नेशंस के जो 5 पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं, यूएस के अलावा जो 4 कंट्रीज़ हैं, यूके, फ्रांस, चाइना और रूस, इनमें से अभी एक ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया, इसको साइन नहीं किया। रूस की तरफ से थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसको सोच रहे हैं और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी इसमें एक चीज़ ऐड की है कि जो इसके परमानेंट मेंबर्स होंगे वो $1 बिलियन इसको देंगे, जैसे ये नेटो और यूएन वगैरह को ये बड़े बड़े ममालिक फंड करते हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली उनके पैरेलल आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि $1 बिलियन। और रूस की तरफ से पुतिन ने कहा है कि हम $1 बिलियन देंगे। जर्मनी ने भी कहा है कि उनको इन्विटेशन तो मौसूल हुआ है, वो अभी सोच रहे हैं। भारत और ब्राज़ील ने आपस में अभी मुशावरत शुरू कर दी है कि करना क्या है, क्योंकि इस वक्त बहुत से ममालिक जो अमेरिका के पार्टनर्स थे उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं चल रहे अमेरिका से, जिसमें इंडिया और यूरोप सर फहरिस्त हैं। ब्राज़ील भी काफ़ी तनकीद कर रहा है अमेरिका के इकदामात पर और इनकी अब बातचीत शुरू हो रही है। और कनाडा ने जिस तरह लताड़ा है वो हमने आपको इस वीडियो में बताया था। कनाडा से तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन्विटेशन भी छीन लिया है कि हमने तो अब जो इन्विटेशन भेजा था वो हम रिवोक कर रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न सारी ग्रुपिंग है, ये यूरोपियन पावर्स हैं, जिसमें कनाडा है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन वगैरह, इनमें से किसी एक ने भी ज्वाइन नहीं किया जो कि ट्रेडिशनली अमेरिका के पार्टनर्स हैं। आप देखें किस तरह ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस हमारी आंखों के सामने टूट रहा है। ग्रीनलैंड पर इनकी आई बॉलिंग चल रही है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक नया मिनी यूएन बनाने की कोशिश की है, वहाँ पर मुस्लिम ममालिक, मिडल ईस्टर्न पावर्स तो खड़ी हैं इनके साथ, लेकिन यूरोपियंस नहीं खड़े। रोमानिया, फिनलैंड, ग्रीस, साइप्रस, जापान, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, थाईलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड, ये भी अमेरिका के पार्टनर्स हैं। इन्होंने भी अभी तक कोई इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। यूके के मुताबिक
मुताबिक इसमें बहुत से लीगल मसाइल हैं और रशिया की इंक्लूजन की वजह से, मतलब पॉसिबल इंक्लूजन की वजह से हम इसमें शामिल नहीं होंगे। नॉर्वे और स्वीडन जो कि अहम यूरोपियन ममालिक हैं, इन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया है और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और इस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स के ये ख़िलाफ़ जाता है। वही यूएन वगैरह, ये जो बाकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो कहते हैं कि ये उससे अलाइन नहीं करता, ये उसके पैरेलल है। तो हम अभी पुरानी ग्रुपिंग्स का हिस्सा हैं, हम नई ग्रुपिंग्स का पार्ट क्यों बने। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव से ये जो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल आर्किटेक्चर था, ये मज़ीद रेज़ा रेज़ा होगा। ये जो एक दरार हमें नज़र आ रही है यूरोपियन अलायंस के बीच में, जो कि पिछले साल से ही क्लियर हो गई थी जब ज़ेलेंस्की के साथ इनकी तकरार हुई और उसके बाद किस तरह यूरोप पैनिक में इकट्ठा हुआ, वो सारी डेवलपमेंट्स हम कवर करते रहे हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रूस और चाइना इसको बड़ा मज़े से देख रहे हैं कि जिस ग्रुप ने मिलकर हम पर चढ़ाई करने की कोशिश की, आज वो खुद डिवाइडेड है। आपको याद होगा हम ये सारा कवर करते रहे हैं कि बाइडन के दौर में G7 का जब इजलास होता था, ये जो वेस्टर्न अलायंस था G7 की शक्ल में जो खुलकर सामने आता था, वो किस तरह लताड़ते थे चाइना और रूस को। ये अभी 2-3 साल पुरानी बात है और अब वो सब टूट गया, वो सब ख़त्म हो गया है। और आज अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंडर चाइना और रूस से बेहतर ताल्लुकात आगे लेकर चल रहा है और यूरोप से ताल्लुकात फ्रैक्चर हो चुके हैं। और यूरोप ने जो ट्रेड डील साइन की थी, वो उससे भी पीछे हटने का सोच रहे हैं अमेरिका से। और डेफिनेटली जब ये अमेरिका से ट्रेड डील्स नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? चाइना से, जो कि ऑलरेडी इनका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। लेकिन बाइडन के दौर में एक बार फिर इन्होंने बहुत कम की ट्रेड चाइना से। लेकिन चाइना के साथ एक बार फिर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डील्स का आगाज़ हो चुका है, चाहे वो यूके हो, चाहे इमैनुअल मैक्रोन के विजिट्स हों, चाहे कनाडा की डील हो। ये सारा जो वेस्टर्न इत्तेहाद है अब चाइना की तरफ देख रहा है। इसमें यूरोप का भी एक बहुत बड़ा कसूर है कि इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग तगड़ी नहीं की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरा स्ट्रक्चर उसमें बना, जिसमें यूएस सुपर पावर बना, यूरोप ने बहुत ज़्यादा मार खाई, तो वो इतना दब गए कि उन्होंने फिर ग्रोथ का नहीं सोचा। उन्होंने ज़्यादा अमन व अमान पर और बेहतर लाइफस्टाइल पर तवज्जो दी। रेगुलेशंस वो करते रहे लेकिन अपनी चीज़ें ना वो बना सके। सोशल मीडिया से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट हो, गाड़ियां हो, कंप्यूटर्स हो, चाइना और अमेरिका से ये बहुत पीछे रह गए। और फिर 2022 में इनको एक नया ख़तरा नज़र आया रूस की शक्ल में, जब रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की। इनको अपने डिफेंस के लाले पड़ गए और इन्होंने कहा कि अब तो हम बजट बढ़ाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप 2018-19 में कहते थे कि अपने बजट बढ़ाओ, तो अब वो उस पर खुद गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि रशिया के थ्रेट के पेश नज़र हमें अपने बजट बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब मिलिट्रीज भी इनकी वीक हुई हैं पिछले 80 सालों में, क्योंकि मार ही शायद इन्होंने इतनी खाई थी कि इन्होंने कहा था हर चीज़ को स्लो डाउन करना है, स्केल डाउन करना है, जिसका नुकसान अब इन्हें 80 साल बाद हो रहा है यूरोपियंस को। और एक पैनिक नज़र आ रहा है जो हम पिछले साल से डिस्कस कर रहे हैं। एक थरथली मची हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं से कोई जवाब आता है, कोई डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की बात करता है, कोई कहता है नहीं हम कर लेंगे अपना दिफा। लेकिन हम सबको पता है कि यूएस के मुकाबले में या रूस के मुकाबले में या चाइना के मुकाबले में इनका दिफा भी बहुत वीक है। इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो उस तरह नहीं है। ये इकट्ठे होकर भी इन 3 एंटिटीज़ को सेपरेटली भी नहीं काउंटर कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो रिट्रीट है यूरोप से और मिडिल ईस्ट से, उसका ये एक कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ पीस। मिडिल ईस्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कम से कम इंटरफेरेंस हो और यहाँ पर वो जाते जाते या दूर रहकर इजराइल को ऑब्वियसली किसी हद तक वो फोर्टिफाई करेंगे, करना चाहते भी हैं। सेंटकॉम उनकी प्रेजेंस है, तो उसमें वो मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जो आसपास के ममालिक हैं, ये अरब ममालिक हैं या पाकिस्तान है, तुर्की है, इनके ताल्लुकात अच्छे रहें, इजराइल से ख़राब ना हो और एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो इन सब का इजराइल से। ये सब इजराइल को नॉर्मलाइज कर लें। अब्राहम अकॉर्ड्स का तो आपको पता ही है, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जी हम अगर निकल रहे हैं तो आपकी कोई ना कोई तो हम सिक्योरिटी गारंटी देंगे इजराइल को। तो वो है अब्राहम अकॉर्ड्स और इन सब के दरमियान बातचीत सब अच्छा रहे। और उन्होंने हमास को भी इस इवेंट में धमकी लगा दी है, याद दहानी करा दी है कि 20 नकाती एजेंडा में जो पॉइंट था डीमिलिटराइजेशन का, उसको याद रखना, आपको डीमिलिटराइज किया जाएगा।
और दूसरा यहाँ पर जो एक और बहुत बड़ी रुकावट सामने आएगी गज़ा के हवाले से, जो इज़राइल तैयार ही नहीं नज़र आता किसी किस्म की कंसेशन देने से, या फिर वो कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन को हम नहीं मानते, जबकि मुस्लिम रियासतें एक तरफ उनका ये नैरेटिव है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तब हम इज़राइल की रिकग्निशन करेंगे। बहुत सौ ने तो कर ली है, लेकिन ये सऊदी अरब, पाकिस्तान वगैरह इनका ये स्टैंस है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो तब हम सोच सकते हैं। लेकिन इज़राइल 2 स्टेट सोल्यूशन पर तो नहीं आता, बल्कि जो एग्जिस्टिंग आबादियां हैं फ़लस्तीनियों की, उनको भी वो तंग करने लगे हुए हैं। E2 सेटलमेंट्स की बात कर लें, गज़ा के अलावा अगर हम वेस्ट बैंक की भी बात कर लें तो वहाँ पर भी इज़राइल के जो इक़दाम हैं वो हम सब के सामने है, तो उसमें वो किस तरह एग्री कर सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने मलिया मेड किया गज़ा को, इसमें पूरी दुनिया जब इन पर तनकीद कर रही है, वेस्टर्न कैपिटल्स में मुजाहरे हो रहे हैं, तो क्या मुस्लिम आबादी में गुस्सा नहीं है? बिल्कुल है। तो ये भी ये हुकूमतें देखेंगी कि क्या बैकलैश आ सकता है अगर आप इज़राइल के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग में जाते हो तो। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इस पर इज़राइल भी इतना खुश नहीं है, उन्होंने काफ़ी इसकी मुखालफत भी की है इनडायरेक्टली, लेकिन वो शामिल हुए हैं क्योंकि उन्होंने ये शायद सोचा है कि अगर हम इसमें शामिल नहीं होंगे तो हम आइसोलेट हो सकते हैं इस रीजन में, क्योंकि रीजनल ममालिक तकरीबन सब ने इसको ज्वाइन किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, UAE, तुर्की, जॉर्डन वगैरह, ये सब अब अरब मुस्लिम ममालिक वगैरह। तो इज़राइल ने यहाँ पर अपनी स्पेस नहीं छोड़ी, लेकिन इज़राइल ने अपने आर्टिकल्स वगैरह में लिखा है कि देखो जी, ये होस्टाइल कंट्रीज़ जो कि इज़राइल के बहुत होस्टाइल हैं, ये इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने जा रहे हैं। उनको मसले तो हैं, और सबसे ज़्यादा मसला उनको तुर्की से है, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तुर्की और कतर से जो सबसे ज़्यादा इनको दुखते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रॉक्सिमिटी में भी हैं और वो उनको स्ट्रेटजिकली भी चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान में जो लोग इसमें शमूलियत को डिफेंड कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो, इसमें सारे मुस्लिम ममालिक, हमारे भाई, हमारे ब्रादर ममालिक शामिल हैं। तुर्की शामिल है, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर इसके बोर्ड में शामिल हैं, सऊदी अरब शामिल है, तो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, ये गज़ा की बेहतरी के लिए है। और वो कह रहे हैं कि हमने इसमें शामिल होकर अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच में इजाफा किया, लिहाजा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमने किसी के लिए सीट नहीं छोड़ी। देखो, भारत भी नहीं है इसमें, और ट्रंप के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो ये पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है। जबकि दूसरी तरफ जिन लोगों के खदशात हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे इज़राइल के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करने की राह हमवार की गई है, इससे आपका इज़राइल के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम होगा। और ट्रंप ने एक बार फिर जो रिपीट किया 20 निकाती प्लान में से एक पॉइंट कि हमास को डीमिलिटराइज किया जाएगा, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत अगर पाकिस्तानी ट्रूप्स जाते हैं तो क्या वो उस अमल में हिस्सा लेंगे, ये एक सवालिया निशान है। ट्रंप और उनकी टीम तो अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि हमने तो गज़ा को रिकंस्ट्रक्ट करना है, बिल्डिंग्स बनानी है, लोगों को आबाद करना है, और उसके लिए हमने ये सारे इकदाम किए हैं। हमने वहाँ पर किसी आम ग्रुप की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करनी, लेकिन इज़राइल पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया इसमें। और ट्रंप ने US आर्मी का एक मेजर जनरल भी तैनात कर दिया है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को, जो हेड करेगा। पाकिस्तान के तो सेंटकॉम के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, क्योंकि सेंटकॉम इस रीजन में होती है, और इसीलिए इंडिया के साथ उनका लिंक नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ US इंडो पैसिफिक कमांड इंगेज करती है, जो ज़्यादातर नेवल डोमेन में एक्टिव होती है। यहाँ सेंटकॉम में पाकिस्तान का एक हिस्टोरिक ताल्लुक है US मिलिट्री के साथ, तो पाकिस्तान का तो यहाँ पर अमेरिका के साथ बड़ा स्मूथ एक राब्ता बनेगा। ये सारे ममालिक तो अमेरिका से कोऑपरेट कर लेंगे, लेकिन इज़राइल का क्या, नेतन्याहू का क्या, जो कि अमेरिका की भी बहुत सी बातें नहीं मानते। और शायद इसी इख्तिलाफ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उन ममालिक को भी शामिल किया, एग्रेसिवली एंगेज किया, जो कि इज़राइल की तरफ होस्टाइल हैं, जैसे कि पाकिस्तान, तुर्की और कतर। ट्रंप इनके साथ बहुत अच्छी बना के रख रहे हैं, और शायद वो भी इज़राइल को कहीं ना कहीं ये पैगाम देते हैं कि हमने सिर्फ तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, हमने और भी बहुत से लोगों से बातचीत करनी है इस रीजन में, और इस रीजन के फैसले सबके साथ मुशावरत से तय होंगे, सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसीलिए फिर इज़राइल का मीडिया बड़ा रो रो कर लिखता है कि देखो, उन कंट्रीज़ को शामिल किया जा रहा है जो हमारी तरफ बहुत होस्टाइल हैं। यहाँ क्लियरली अमेरिका और इज़राइल के इंटरेस्ट पूरी तरह कन्वर्ज नहीं करते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है रिट्रीट की, निकलने की। इज़राइल चाहता है कि अमेरिका की कंसिस्टेंट और कांस्टेंट सपोर्ट रहे इस रीजन में, और ट्रंप उसके मुकाबले में एक ऐसी चाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो इज़राइल को शायद पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे, हम रीजन के सारे लोगों को ले आएंगे और फिर मिलकर फैसला करेंगे। यानी इसमें पॉसिबिलिटी है कि हमास की डीमिलिटराइजेशन पार्ट ऑफ द प्लान है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पर क्या होता है वो वक्त ही बताएगा कि इन फोर्सेस की प्रेजेंस वहां पर करेगी क्या। अमेरिकन मिलिट्री के अंडर
पाकिस्तान, सऊदी और टर्किश ट्रूप्स, इजराइल के साथ क्या वर्किंग रिलेशनशिप होगा और हमास से किस तरह डील किया जाएगा, ये सब चीज़ें हमें वक्त के साथ ही नज़र आएंगी जब ये फोर्स उतरेगी गज़ा के अंदर। उससे पहले डेफिनेटली इन सब के खदशात बरकरार रहेंगे और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ क्लियरली एक लैक ऑफ ट्रस्ट है इन नेशंस के दरमियान। यानी इजराइल एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है और ये मुस्लिम रियासतें एक तरफ हैं। कुछ मुस्लिम रियासतें डेफिनेटली इजराइल की तरफ ज़्यादा होस्टाइल नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच है हर एक की और ये वक्त ही बताएगा कि कौन अपनी अप्रोच को किस तरह लेकर चलता है, कहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा और कहाँ पर इंगेजमेंट की जाएगी। वो नेतन्याहू जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करना भी पसंद नहीं करता, उसको क्या कन्विंस करेगा अमेरिका? और दूसरा, ये बोर्ड ऑफ पीस, क्या इसको ज्वाइन करना एक वाइज डिसीजन है, जिसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये यूएन के पैरेलल एक बॉडी खड़ी करने की कोशिश की गई है ट्रम्प की तरफ से, लेकिन इसमें किसी हद तक यूएन की अप्रूवल भी है। लेकिन ट्रम्प कह चुके हैं कि जब यूएन फेल हो गई है तो फिर हमें आना पड़ा है इस बोर्ड ऑफ पीस के साथ। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान की इंक्लूजन इस पीस बोर्ड में क्या एक वाइज डिसीजन है, जब सारे मुस्लिम ममालिक और इजराइल इसका पार्ट हैं? क्या ये पाकिस्तान का एक बेहतर डिसीजन साबित होगा या फिर गलत डिसीजन? क्या इससे किसी हद तक इजराइल को कंट्रोल किया जा सकेगा, जो किसी हद तक डोनाल्ड ट्रम्प की भी ख्वाहिश है, या आपके ख्याल में इससे फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।